बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पाकिस्तान की सियासत में अब तेज़ी से तब्दीलियाँ आएंगी क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। 30 दिन का खेल बाकी है। 30 दिन के बाद नए प्लेयर्स आ जाएंगे इस्लामाबाद में, नए मकीन आ जाएंगे और वो आके फिर अबूरी सेटअप कायम करेंगे। और अबूरी सेटअप कब तक चलना है, कैसे चलना है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन करते हैं। पहली खबर आपको जो शेयर करूँगा वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को तस्लीम करे ना करे, उनके सियासी मुखालफिन, उनके ज़ाती मुखालफिन, वो सब के सब वो ये मानने पे मजबूर हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 14 महीने से पूरी की पूरी 14 जमातों को और 14 जमातों के साथ स्टैब्लिशमेंट को भी आगे लगाया हुआ है। और वो जो नैरेटिव चाहते हैं वो बनाते हैं और उसी नैरेटिव को मार्केट में पजीराई मिलती है। पाकिस्तान के अवाम वही बात सुनते हैं, उसी बात पे यकीन रखते हैं और किसी और बात पे यकीन नहीं करते। और न सिर्फ ये, बल्कि वो हर मामले में वो 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद से 4 कदम आगे चल रहे होते हैं। एक कल उन्होंने बहुत ही एक अहम अनाउंसमेंट की थी। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन उन्होंने एक एज हासिल हुआ उनको और उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी। और उसी अनाउंसमेंट को वो एक ऐसा कार्ड था जो कि वो उनके नज़दीक कार्ड नहीं था, लेकिन वो उस अनाउंसमेंट की वजह से गवर्नमेंट ऐसी फंसी है कि लॉक हो गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चलना पड़ा। उस पर भी आपको बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जी, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, जल्दी जल्दी चीज़ों को समेटना है और समेटना भी है और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी करना है, ताकि पता नहीं अगली हुकूमत आए ना आए, क्या पता चलता है जी। और हालात का क्या पता है, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो ये प्लान बना के बैठे हैं उसी प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं वो तो प्लानिंग है कि अगली हुकूमत भी हमारी, उससे अगली हुकूमत भी हमारी। लेकिन कल क्या हो किसने जाना, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न है कि दुबई में जो मुलाकातें हुई थी नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब और मरीम नवाज साहिबा, इन सब की जो मुलाकातें हुई थी, उन मुलाकातों में कोई पॉजिटिव नोट के साथ तो वो ख़त्म नहीं हुई थी। हर किसी का अपना अपना एजेंडा, अपना अपना मफाद था, सियासी मफाद, और उसी पे वो कारबंद हैं। नवाज शरीफ साहब काफ़ी अर्सा दुबई में मुकीम रहे, लेकिन अब वो पहुंच गए हैं सऊदी अरब। इजाफी कुमक चाहिए उनको, इजाफी सपोर्ट चाहिए, एडिशनल सपोर्ट के लिए गए हैं, एडिशनल कुमक के लिए गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी बार, और वो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम रकम करवाना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं, सिस्टम उनको कबूल नहीं कर रहा। एक तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ख़त्म हो चुकी, वो तो एक तलवार हट गई है। लेकिन अगला है कि अदालतों से सज़ाएं ख़त्म करवाना, इनोसेंट डिक्लेयर करवाना, फिर इलेक्शन में जाना, ये सारी चीज़ें। फिर इलेक्शन की तारीख पे भी अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक पेज पे नहीं है, एक तारीख पे इत्तफाक नहीं हो सका, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि 11-12 अगस्त को असम्बली टूट जाएगी। और 11-12 अगस्त का मतलब ये है कि वो 3-4 दिन जो पहले असम्बली तोड़ना चाहते हैं वो 30 दिन और उसमें इजाफा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन, जो कि मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती। और अगर असम्बली तोड़ी जाती है तो फिर 90 दिन के इलेक्शन, उसमें मुस्लिम लीग नवाज तैयार है। और उसकी वजह सिंपल और सादा सी बात है कि जस्टिस काजी फायज़ा साहब चीफ जस्टिस बन जाएं, और वो जैसे ही बने और जो शेड्यूल हो, इलेक्शन शेड्यूल आए, वो उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद आए, उससे पहले ना आए। और सारे इलेक्शन प्रोसेस को जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ा साहब ऊपर बैठे देख रहे हों, ऑब्जर्व कर रहे हों, क्योंकि PMLN को 100% यकीन है कि उनके जो रास्ते में जितनी भी अदालती, आइनी, कानूनी रुकावटें हैं नवाज शरीफ साहब की, वो सारी की सारी रुकावटें जस्टिस काजी फायज़ा साहब के आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिल जाएगा। ये एक इसी पे ही, और इसीलिए जस्टिस काजी फायज़ा साहब जो सोर्सेस के मुताबिक जब क्योंकि जरदारी साहब उनके साथ अलाइन नहीं है और वो कह भी चुके हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट हाउस में जब बुलाया गया था तो जस्टिस काजी फायज़ा साहब गए थे और वहाँ पे जाके एक तरफ जरदारी साहब थे, एक तरफ डार साहब थे, दरमियान में जस्टिस काजी फायज़ा साहब को बिठाया गया था। और जैसे आम अरकान बैठे थे, आम रहनुमा बैठे थे वहाँ पे, तो कोशिश की गई थी उस दौरान कुछ गपशप भी हल्की फुल्की हुई और साइड मीटिंग भी कहा जा रहा है।
तस्दीक नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि साइड मीटिंग भी कोई हुई थी। तो बहरहाल उसमें कोशिश की गई थी, क्योंकि काजी फैसल साहब का मामला ये है कि मेमोगेट एक आया था, तो मेमोगेट में पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को एक बहुत ही टफ टाइम मिला था, और वो जस्टिस काजी फैसल साहब उस कमीशन के सरबराह थे, मेमोगेट कमीशन के। वो आज भी मामला मौजूद है, पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसको अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। तो पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को उस बात का भी एक रंज है। तो एक बात, दूसरी बात यह कि ये समझते हैं पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि अगर ये चीफ जस्टिस भी इमरान खान, चीफ जस्टिस भी नवाज शरीफ साहब के अगर लाइक माइंडेड आ गए, हम ख्याल आ गए और काजी साहब आ गए, तो उसके बाद वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर ये कि मुस्लिम लीग नवाज को एक और एज भी हासिल है, और वो कहती भी है, और वो है आर्मी चीफ के हवाले से कि आर्मी चीफ चूँकि नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया है और बड़ी तगो-दौ के बाद अपॉइंट किया है, और वो समझते हैं कि ये हमने एहसान किया है जनरल आसिम मुनीर साहब पे, तो इसलिए उस एहसान के बदले में वो समझते हैं कि उनको सपोर्ट की जाएगी। तो ये एक और भी मामला चल रहा है। तो ये बड़ी क्रुशल टाइम चल रहा है। जो इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन किस दिन होना है, इस पे बहुत ही बारीक किस्म की वारदात डलनी है, फटा चल रहा है, और इसीलिए 11-12 अगस्त को असम्बली तोड़ने की बात की जा रही है। 11-12 अगस्त को असम्बली तोड़ी जाती है, तो इलेक्शन होते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 10 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाने होंगे। नवंबर के पहले हफ्ते आप कह लें इलेक्शन करवाने होंगे, और अगर इलेक्शन नवंबर के पहले में होते हैं तो फिर जो इलेक्शन शेड्यूल आएगा वो अक्टूबर में आएगा, क्योंकि 54 डेज चाहिए होते हैं। तो 54 डेज जो पूरे करने हैं वो जस्टिस काजी फैसल साहब सितंबर में आ जाएंगे, तो वो उनके आने के बाद इलेक्शन शेड्यूल आएगा, पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए जाएंगे, फिर कबूल किए जाते हैं, फिर रिजेक्ट किए जाते हैं, फिर अपीलें होती हैं। वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो जस्टिस काजी फैसल साहब बतौर चीफ जस्टिस ऊपर बैठ के सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे। तो इसलिए ये बड़ी ट्रिकी सी पॉलिटिक्स आने वाली है। तो अभी इस पे बातचीत चल रही है, बहरहाल देखना है। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई में क़याम के बाद दुबई में उनकी एक ही मुलाकात हुई पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ मामलात, उनके साथ डिस्कशन हुई, और उसके बाद वो चल दिए। और पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जब लड़ना है तो इलेक्शन में तो वो कहते हैं कि हमारी जागीर में कोई नहीं घुसना चाहिए, पंजाब हमने वापस लेना ही लेना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने दीवार के साथ लगाना है, लगवाना है, बल्कि लगाना तो नहीं है, लगवाना है, क्योंकि केयर टेकर सेटअप में तो उनका कंट्रोल नहीं होगा। तो केयर टेकर सेटअप में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है, तो एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त क्या रोल अदा करती है वो भी देखना होगा। इसलिए ये सारे का सारा इलेक्शन जो है वो नवंबर तक ले जाना चाह रहे हैं, बजाय इस बात के कि अक्टूबर। पीपल्स पार्टी चाहती है 12 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, और खा वो असम्बली कभी भी अगस्त में टूटे या असम्बली मुद्दत पूरी करे, जो 8 अक्टूबर की तारीख दी हुई है उसमें 2-4 दिन का आगे पीछे कर लें, और उसके अकॉर्डिंगली हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने निशानात के लिए दरखास्तें भी मांगना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, दोनों जमातों ने दे दी है जी दरखास्त। पीपल्स पार्टी ने दी है तलवार तीर के लिए, और तलवार तो पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता था 77 में। तो बहरहाल तीर के लिए दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बल्ले के लिए दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो ये दोनों काम किए जा चुके हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी मांगा है कि हमें ये भी डिटेल दी जाए कि पिछले 1 साल में किसी जमात ने कोई फॉरेन फंडिंग यानी कि बाहर से फंडिंग तो नहीं ली, और उसका भी बयान हल्फी एक होना चाहिए। तो ये हो रहा है। अब जो ओरिजिनली इस वक्त क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है। 1 महीने के अंदर अंदर जो प्रायोरिटी है वो फिल फॉर तिया पांचा करना है। तिया पांचा जिसको कहते हैं समेटने वाला मामला चल रहा है। एक तो समेटा ऐसे जाएगा जी कि हमने कराची पोर्ट जो है हमारी बंदरगाह, उसका तो हमने दे दिया लीज पे, वो तो यूए को लीज पे दे दी है, 50 साल की लीज है। और उसके बाद अब अगली जो हो रही है वो है हमारे एयरपोर्ट्स और अहम इदारे जो हैं, बाज़ अहम इदारे जो हैं उनको हमने अब देना है। अब प्राइवेटाइज कह लें या पार्टनरशिप कह लें या कुछ भी कह लें, आउटसोर्स कह लें, निजकारी कर लें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये हमने हवाले करना है मुतादिद सरकारी इदारों की निजकारी, और निजकारी नहीं तो आउटसोर्स कर दिया जाए। आउटसोर्स में ज़रा जल्दी काम हो जाता है, निजकारी का प्रोसेस लंबा है। इसलिए जिसमें एक तो हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, ये हम दे रहे हैं तीनों की तीनों। उसके बाद फिर स्टेट लाइफ जो है, स्टेट लाइफ के भी जो हैं वो भी
उसको भी करना मकसूद है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आवाम को फरोख्त करने का प्लान है जी, कि वो जल्दी जल्दी किए जाएं। स्टेट लाइफ की भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाई जाएगी, और PIA सुई नादरन गैस और सुई सदरन के शेयर्स भी देने का इरादा है। और इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शेयर्स का अलग कोटा मुख्तस करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल भी निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। ये सब कुछ किया जा रहा है, और इसके अलावा ये होना है 1 महीने के अंदर अंदर होना है। एक अथॉरिटी भी बना दी गई है, और वो अथॉरिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों को देखेगी, और उसकी मंजूरी दे दी गई है, तो ये काम भी करना है। लेकिन वक्त कम, मुकाबला सख्त। अब ये प्रोसेस कहते हैं कि हर सूरत में होना चाहिए, और ब्रदर मुल्कों में ये सारा तकसीम किया जाएगा, कुछ UAE को, कुछ सऊदीया को, कुछ कतर को। इस तरीके से ये सारे का सारा काम किया जाना मकसूद है, और अगले 1 महीने के अंदर अंदर। अब आते हैं ख़ास तौर पे एक और भी केस ले लें कि लेकिन ये आज का जो दिन गुजरा है जी पिछला, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही अच्छा, इमरान खान साहब के लिए बहुत ही अच्छा था। और उसकी रीज़न ये है कि तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानत हो गई, और ज़मानतें एक्सटेंड हो गई। उनको गिरफ्तार करने का जो प्लान बनाया जा रहा था, वो प्लान अभी मांद पड़ गया है। फिलफौर उनकी गिरफ्तारी नज़र नहीं आ रही। अब नैब के सामने वो आज अपेयर हुए, और तकरीबन 3.5 घंटे वो नैब ऑफिस में रहे, वो और उनकी अहलिया, और उन्होंने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। और एक और भी कुछ और अमेंडमेंट्स भी की जा रही हैं, कुछ और कर ली गई हैं। नैब कानून में जो तरमीम की गई है, ऑर्डिनेंस जारी किया गया, वो इमरान खान साहब को सामने रख के किया गया। यानी कि इमरान खान साहब को किस तरीके से जाल में फंसाना है, किस तरीके से उनको शिकंजे में लेके आना है, उनको सामने रखा है। और ख़ास तौर पे जो तोशा खाना है, उसको सामने रखते हुए ये बनाया है। नंबर 1, रिमांड जो है वो 14 दिन से 30 दिन कर दिया गया है। चेयरमैन नैब को इख्तियार दे दिया गया है वारंट गिरफ्तारी, और उसके बाद चेयरमैन नैब को इख्तियार दे दिया गया है कि वो अगर कोई तफ्तीश में ताउन नहीं करता, तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करके बिठा सकते हैं। और साथ ही साथ चेयरमैन के पास फिर वो है कि किसी भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तोहफा नहीं ले सकते। यानी अलकादर ट्रस्ट जो है कि आप किसी ओहदे पे हैं तो आप कोई तोहफा नहीं ले सकते, कोई फेवर नहीं ले सकते। तो अलकादर ट्रस्ट का भी मामला यही है कि अलकादर ट्रस्ट चूँकि एक प्राइवेट पार्टी ने, मलिक रियाज साहब ने बना के दिया है ज़मीन, और ये ट्रस्ट है बेसिकली, तो इस पे उसको इसके साथ लिंक करने का प्रोग्राम है कि चूँकि वो वज़ीर आज़म थे, इसलिए उनको ये किया। चूँकि वो NCA के साथ उनको जोड़ना है 190 मिलियन पाउंड के साथ, इसलिए ये हुआ। तो आपस में लिंक करने के लिए ये तरमीम की गई है, ताकि बड़ा फिट केस बनाया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये फिट केस नहीं बनेगा, और बिलाखिर ये तोशा खाना भी फ़ारग हो जाएगा। उसकी वजह है कि तकरीबन को 70% फ़ारग हो चुका है। अब ये नैब वाले ले गए, कि उसकी रीज़न है कि तोशा खाना में तो पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि तोशा खाना में अगर ये इतने ही पाक साफ होते तो 1990 से 2001 का रिकॉर्ड ज़ाया न करते, वो चोरी न होता रिकॉर्ड। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हो रहा है जी, अभी चल रही हैं चीज़ें, आने वाले दिनों में मज़ीद, लेकिन बहुत कम वक्त रह गया। अब हर कोई अपनी अपनी समेटने के चक्कर में है कि ज़्यादा से ज़्यादा समेट लिया जाए। और आपको पता है फिर इनडायरेक्ट ये भी होता है, रूस से जो तेल लिया था, उसकी भी अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं कि वो पहले जाता है इंडिया से वो रिफ़ाइन होता है, रिफ़ाइन होकर आता है दुबई से फिर हमारे पास पहुंचता है। तो प्रॉफिट जो है वो $17 फी बैरल का जो फ़र्क आ रहा था, वो कहा जा रहा है कि वो इंडियन कंपनीज, इंडियन अथॉरिटीज़ ने बनाया है। और उसमें फिर किकबैक्स कितना होता है ये नहीं पता होता जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।